जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनएसए रैंकर्स पर। जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल की, और आज हम करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के 25 अगस्त 2024 के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों ने यूपीएसआई का एग्जाम देखा होगा। काफी हद तक बच्चे जो तैयारी अच्छी कर चुके थे उनको निराश करने वाला पेपर आया। ऐसा पेपर आया जो बच्चा 2 साल तैयारी किया हुआ और जो 2 महीने तैयारी किया हुआ, उन दोनों में कोई अंतर नहीं बचा। यानी कि पेपर का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि बच्चे परेशान हो गए कि मेरिट अब 130 जाएगी या 140 क्वेश्चन सही होंगे या 145 क्वेश्चन सही होंगे। सब बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। जो 350 नंबर लेके आ रहा है वो भी कंफ्यूज है कि मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो 330 लेके आया वो भी कंफ्यूज है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बाकी इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखेंगे, उस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न से। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपए है, तो मूल राशि बतानी है कितनी होगी। ये तो फिर भी बहुत अच्छा सवाल है। यूपीएसआई में तो कतई बहुत ही वाहियात सवाल पूछे गए। आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, पूछ रहा है ब्याज कितना। मतलब ऐसा कोई सवाल होता है। हमने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, 5% का रेट है। दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम। पहला हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ब्याज की बात करूं तो हम कहेंगे ब्याज आएगी 2 साल के लिए 2r.r², यानी कि 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर यानी 10.25% की ब्याज आएगी। 10.25% की वैल्यू आपको दे रखी है 3280 के बराबर। तो हम ये क्या करेंगे, हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। हम 25 से भाग करेंगे, 25 चौके 100। ठीक है, हम भाग करेंगे 25 सेकंड 25। हम 25 से भाग करेंगे 4 बार, 41 से काट देंगे, 41 अठे तो 8 चौक 32, तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा 32,000। क्लियर है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, तो आप रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं। आप सीधा क्या कह सकते हैं, देखेंगे ध्यान से भाई। हम ये कह सकते हैं 5% का मतलब होता है 1/20, यानी एक साल में प्रिंसिपल अगर 20 है तो ब्याज के साथ अमाउंट हो जाएगा 21। तो 2 साल में क्या होगा, हम कहेंगे स्क्वायर कर लेते हैं भाई दोनों का। तो 2 साल में हो जाएगा 400 से 441। तो मैं कहूंगा 41 रुपए की ब्याज है। और 41 की ब्याज क्वेश्चन में दे रखी है 3280 के बराबर, यानी एक का मान आ जाएगा 80। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया, यानी 400 की वैल्यू कितनी होगी। तो 400 गुणे 80 करेंगे तो आप कहेंगे सर आंसर आ जाएगा 32,000। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर सेकंड आपका, यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है और 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, सभी छात्रों का औसत भार पूछ रहा है कितना है। ठीक है, तो हमने कहा कि टोटल 10 छात्र हैं भाई। 6 ये गए, 2 ये गए और 2 कहाँ गए भाई, ये गए। टोटल 10 छात्र हैं। 10 छात्रों का अलग अलग एवरेज दिया, पहले 6 का दिया, फिर अगले 2 का दिया, फिर अगले 2 का दिया। तो हम इसमें डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। हम एक एवरेज मान सकते हैं कोई अपने हिसाब से। हम मान लें कि एवरेज 50 है। तो अगर मैं मान लूं कि सभी का एवरेज 50 है तो इन दो का एवरेज 50 से 3 ज्यादा है, तो टोटल 2 के हिसाब से वृद्धि हो गई 6 की। फिर इनका एवरेज ओरिजिनल से 5 ज्यादा है, तो 2 लोगों का 5 ज्यादा है, तो टोटल वृद्धि हो गई 10 की, यानी टोटल वृद्धि 16 की हो रही है। टोटल वृद्धि कितने की हुई, 16 की वृद्धि हो रही है, यानी 16 एक्स्ट्रा है। तो अगर एवरेज के अकॉर्डिंग सभी लोगों में डिवाइड करूंगा 10 लोगों में, तो एवरेज 1.6 एक्स्ट्रा होगा। तो मैंने कहा 50 से 1.6 एक्स्ट्रा कौन सा ऑप्शन, आपने कहा 51.6 ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। क्या 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करे 12 दिनों में एक सुरंग को मरम्मत करते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 दिन काम करके कितने दिन में जो है मरम्मत करेंगे। सिंपल है, टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि कुछ लोग कुछ घंटे काम करके कुछ दिन में सुरंग की मरम्मत कर रहे हैं। यानी कि आप कहेंगे सर M1D1H1 बराबर M2D2H2 लगने वाला है। तो हमने कहा कैसे लगेगा, देखेंगे ध्यान से। हमने कहा कि 39 लोग 10 घंटे में 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो भाई साहब 30 लोग
6 घंटे के हिसाब से कितने दिन में काम करेगी। तो मैंने कहा 13 ऐसा प्राइम नंबर है जो कट नहीं रहा, तो 13 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है 26, बिना कैलकुलेशन के आंसर आ जाएगा। बाकी करना चाहो कर लो, 0 से 0 कटेगा, 13 से कटेगा 13 बार, और 6 से कटेगा 2 बार, 13 दूनी 26, तो आपने कहा दिनों की संख्या 26 है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा सबसे बड़ी वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 और 11 बच रहा है। तो मैंने कहा अगर किसी संख्या को 990 से विभाजित कर रहा हूँ, सॉरी किसी संख्या से 990 में भाग कर रहा हूँ तो 6 बच रहा है, यानी कि 984 उस संख्या से पूर्णतः डिविजिबल होगा। फिर मैं ये कहूँ कि अगर मैं किसी संख्या से 1330 में भाग कर रहा हूँ, 10 बच रहा है, इसका मतलब उस संख्या से 1320 पूरी तरह विभाजित होगा। यानी ऐसे वह बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाए, यानी कि इनका HCF। तो हमका इनका HCF अलग से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम केवल ये देख सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं 5 से नहीं कट रही है। हमने कहा बिल्कुल नहीं कट रही, ये दोनों संख्याएं 5 से नहीं कट रही, तीनों ऑप्शन खत्म होगा, एक ही आंसर है भाई। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो हमने कहा 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 5 का मल्टीपल है, जबकि ये 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी 5 तो आ नहीं सकता, 24 आएगा। बाकी अंतर चेक कर सकते हैं, अगर मैं डिफरेंस 24 से भाग करके चेक कर सकते हैं। 24 से भाग करूंगा, 24 चौके 96, 24 सेकंड 24, और मैं 24 से भाग करूंगा, मैं कहूंगा 24 सत्ते कितना आता, नहीं 7 बार नहीं जाएगा, 24 पंजे जाएगा 120, 24 पंजे 120, यानी 55 बार कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर 24 से दोनों संख्याएं कट रही है, आंसर भी 24 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बतानी है। तो बहुत अच्छा सवाल है। हम ये कहेंगे कि 300 का विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है वो 500 के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बन जाएगा कितने का, तो आपने कहा 3 और 5 का, यानी 2 का लाभ है 3 पर, जिसे हम कहते हैं 66 सही 2/3%। 2/3 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 66 सही 2/3% होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत कितना 1 है, तो अंतिम संख्या बतानी है कुल मिलाकर कितनी होगी। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे इकाई अंक में यूज कर सकता हूँ, आखिरी अंक सम में चेंज है। मैं कहूंगा पहले 30 का औसत अगर 1.2 है, तो मैं जब इसका टोटल निकालूंगा तो आप कहेंगे सर टोटल आएगा 36, यानी इकाई अंक 6 आएगा। 36 का मतलब इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ इकाई अंक 2 आएगा, यहाँ इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। तो हमने कहा कि टोटल में से जब मैं घटाऊंगा तो इकाई अंक कितना आ रहा है, आपने कहा 1 आ रहा है, यानी कि 6 में से 1 गया तो इकाई अंक 5 वाला मेरा आंसर होगा। आपने कहा एक ही ऑप्शन है, इकाई अंक 5 आ रहा है इसमें। क्लियर है। बाकी आप लोग बेसिक से करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। हमने कहा कि पहली 12 संख्याओं का एवरेज 0.1 कम है, 12 संख्याओं का एवरेज 0.1 कम है, ठीक है, जबकि 9 संख्याओं का एवरेज 0.2 कम है, 9 संख्याओं का एवरेज 0.2 कम है। तो यहाँ टोटल कमी है 1.2 की और यहाँ टोटल कमी है 1.8 की, यानी कि कमी कितने की है 3 की। कितने की है, आपने कहा 3 की है। क्लियर है ना, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई भाई। एक बार दोबारा देखेंगे, 12 से एक बार आएगा 1.8, 9 दूनी 18 यानी 1.8, टोटल कितना आ गया 3 आ गया। तो इस हिसाब से तो भाई ये संख्या 1 कम है और ये संख्या 0.2 कम है, 9 दूनी 18 यानी 1.8 कम है। और यहाँ पर सॉरी ये 20 संख्या थी, 12 नहीं थी 20 थी भाई, कोई बात नहीं 20 थी, तो यहाँ पर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और 1 यानी कि 3.8 हो जाएगा। टोटल कितने की कमी है, 3.8 की कमी, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि एवरेज में जब 3.8 बढ़ाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5। क्लियर बात समझ में आ गई। वो यहाँ पर मैं 20 की जगह 12 ले लिया था, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई थी। बाकी इकाई अंक से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो, बेसिक भी एक तरीका होता है उससे भी आप कर सकते हो। आगे बात करेंगे, एक आदमी 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% हानि पर बेचा। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य बतानी है, कुल मिलाकर कितनी होगी।
तो मैंने कहा कि अगर दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर एक कंबाइंड की बात कर रहा है तो हम एलिगेशन लगा देंगे। पहले पर 10% का लाभ था, दूसरे पर 5 की हानि थी, जबकि ओवरऑल 1 का लाभ है। ओवरऑल 1 का लाभ है तो एलिगेशन लगाऊंगा, तो यहाँ 1 में से -5 गया 6 आएगा, और 10 में से 1 गया 9, यानी कि इनके सीपी का रेशियो आएगा 2 और 3। सीपी का रेशियो कितना आ गया आपने का 2 और 3, तो दोनों वस्तुएं कितने की है 5 की, जबकि है कितने की 80,000 की। तो मैंने कहा 1 का मान कितना आएगा, सॉरी 80,000 है ये, 80,000, तो 1 का मान आ जाएगा 1600। 5 से डिवाइड करके 1 का मान कितना आ गया 1600 आ गया। आपसे पूछा गया घोड़े की लागत मूल्य कितनी है, तो घोड़ा कौन से वाला था 10% लाभ वाला था, यानी घोड़े की लागत हो जाएगी 16 दूनी 3200। कितनी हो जाएगी 32,000, 16 दूनी 32,000। ठीक है ना, क्लियर है। मैं कहूंगा ये आएगा 16,000 और ये 16 दूनी कितनी हो जाएगी 32,000, मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। जहां पर भी दो अलग पदार्थों से मिलाने की बात करेगा तो वहां पर एलिगेशन यूज हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर लाभ या हानि ना हो। यानी कि यहाँ पर भी दो अलग तरीके को मिलाकर एक कंबाइंड में बेचने की बात करें तो यहाँ भी एलिगेशन लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे पहले का रेट 40, दूसरे का 30, जबकि कंबाइंड में कितना है 32 है। तो हम ये कहेंगे यहाँ कितना आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा 8, तो आप कहेंगे अनुपात होगा 1 और 4 का। कौन सा ऑप्शन, मैंने कहा सी। चलो फिर हवेली पर आंसर करेक्ट है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 नंबर सवाल कह रहा है एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके द्वारा प्राप्त 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। तो हमने कहा बहुत बेसिक सवाल है। कभी भी अगर बात की जाए एवरेज की, तो एवरेज हमेशा जो होता है वो बीच का नंबर होता है। जैसे यहाँ 6 नंबर है, तो पहले 3 हटाओ मिला दिए तो बीच का एवरेज 7.5 होगा। तो एवरेज ही तो टोटल परसेंटेज होगा। तो इससे कम कितना है 7.5 से कम, आपने का 3 नंबर, यानी 3 सब्जेक्ट में जो है 60% से कम नंबर आया। क्लियर बात समझ में आएगी। इसको बेसिक से करने का कोई अर्थ नहीं बनता। मुझे पता है कि कुल मिलाकर 60% नंबर है, यानी कि एवरेज 60% का है। और क्रमागत संख्याओं में एवरेज बीच का नंबर होता है। क्रमागत संख्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो एवरेज इन दोनों के बीच का आएगा 7.5। तो अगर मैं जब एवरेज 7.5 दे रहा हूं जो 60% को शो कर रहा है, इसका मतलब बाकी सब इससे छोटे हैं। तो इसका मतलब कितने छोटे हो गए 60% से 3 छोटे हो गए। अब ये कह रहा है एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी 1/4 का निवेश करता है। सी से पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 के लाभ में बी का हिस्सा बताना है कितना होगा। तो हमने कहा बहुत आसान है, आइए देखिए। सबसे पहले ए बी सी का देखते हैं, कैपिटल का रेशियो कितना है, इन्वेस्ट का रेशियो देखते हैं कितना। तो हमने कहा कि इसने 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग लगाया, यानी पूरी पूंजी अगर 6 थी तो इसने एक हिस्सा लगाया। समझ में आ गई बात। या फिर एक काम कर लो, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो हम मान लेते हैं दोनों का एलसीएम 12 पूंजी है। हम मान लेते हैं कि पूरी पूंजी 12 है और 12 का 1/6 हिस्सा 2 लगाया, और फिर 12 का 1/4 हिस्सा 3 लगाया। तो 12 में से अगर यहाँ 5 लग गए तो इस भाई साहब ने 7 लगाए होंगे, तभी तो टोटल 12 रुपए लगे होंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी, आपने कहा बिल्कुल सर ये बात हो गई इन्वेस्ट की। अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम भी 1/6 और 1/4 है, तो मैं मान लेता हूँ टाइम भी 12 महीने का है। तो 12 का 1/6 कितना आएगा 2, और 12 का 1/4 कितना आएगा, तो हमने कहा 3। लेकिन ये पूरे समय के लिए पैसा लगा रहा है, 12 के 12 महीने के लिए, ये तो पूरे समय के लिए पैसा लगा रहा है। तो मैंने कहा प्रॉफिट का रेशियो होगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और 12 सत्ते 84। मैंने कहा जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। आपने कहा 180 करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बी का पूछा है और बी का जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, 180 आंसर होगा। बाकी आप करना चाहें तो नॉर्मली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा कहेंगे योग कितने का, तो 84 और 9 83, 83 और 4 97। ठीक है, 97 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है कितनी है, तो भाई 1940, यानी 1 का मान आ जाएगा 20 के बराबर।
तो 1 का मान 20 है तो 9 का मान 180 के बराबर। क्लियर, समझ गए होंगे बातें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 50% और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल डिस्काउंट के बराबर है? तो हमने कहा एकल डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। हमने कहा 50 40 90 माइनस 50 गुणे 40 यानी 2000 बटे 100 करेंगे तो हमने कहा 20 आएगा। 90 में से 20 गया 70%, यानी 50 और 40 70% के एकल डिस्काउंट के बराबर। और भी बहुत सारे तरीके, पर ये मेरे हिसाब से बेस्ट लगा तो मैंने कर दिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अगर त्रैमासिक है, त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने में ब्याज लगेगी। तो आपने कहा 3 महीने में अगर एक बार ब्याज लगेगी तो 9 महीने में 3 बार ब्याज लगेगी। कितनी बार? 3 बार ब्याज लगेगी। हमने कहा अगर 12 महीने की रेट 20% है तो 3 महीने की रेट कितनी होगी? आपने कहा 12 महीने की अगर 12% है, सॉरी 20%, तो मैंने कहा 3 महीने की 5% होगी। 4 से काटा 3 बार, 4 से काट दिया 5 बार, यानी कि अब मुझे 3 बार में 5% के हिसाब से 12,000 रुपए की राशि का कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने कहा कई तरीके इस सवाल को करने के, हम गोल्डन रेशियो लगा लेते हैं 3 साल के लिए 3-3-1। तो 12,000 का 5% निकालूंगा तो आप कहेंगे सर कितना आ रहा है भाई? 600 आ रहा है। फिर इस 600 का 5% निकालूंगा 30 आ रहा है। 30 का 5% निकालूंगा 1.5 आ रहा है। तो हमने कहा एंड में 1.5 एक ही ऑप्शन है, बात खत्म होगी। बाकी कैलकुलेट करना चाहे कर सकते हैं। हम कहेंगे 16 6 1800, हम कहेंगे 30 90 और 1.5 यानी हो जाएगा 1891.5। बाकी इतना सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल 1.5 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, बात खत्म। आगे कह रहा है एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और ए बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लगने वाले दिनों की संख्या। तो आओ देखो ध्यान से। तो हमने कहा कि बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो मैं ये कहा कि 40% का बेटा मतलब होता है 2/5। मैंने कहा कि ए अगर 5 काम करता है तो बी 7 काम करता होगा, ठीक है, एफिशिएंसी हो गई। तो इनके द्वारा किसी काम को करने में लिया टाइम जो होगा वो 7 से 5 होगा। 7 की वैल्यू अगर 63 है 9 गुना, तो आप कहेंगे 5 का मान कितना हो जाएगा? 45। यानी उसी काम को बी को करने में कितना समय लगेगा? आपने कहा 45 दिन। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बात करेंगे 14 नंबर सवाल की। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 7 सेकंड में एक कब्बे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई, बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि अगर कोई ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है तो इसका मतलब वो किसी खंबे को पार कर रही है। भाई जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी, किसी ऐसी वस्तु को पार करेगी इसकी लंबाई ना के बराबर होती है ट्रेन के सामने, तो वो ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार करती है। तो हमने कहा कि स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब दिक्कत यहाँ क्या थी कि चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी, तो हम चेंज करेंगे 5/18 से और गुणा करेंगे 7 का। हम ये भी कह सकते हैं 7 से भाग जाने वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कहा दो ऑप्शन है 7 से भागे जाने वाले। मैंने कहा फिर 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल आ रहा है, एक ही ऑप्शन। क्लियर बात समझ में आई? बाकी चेक देखो कैसे होगा। हमने कहा 18 चौक 72, 18 पर चौक 72, 44 पंजे 220, तो पॉइंट से 0 हट जाएगा और 22 सत्ते 154 करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गई होंगी बातें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कुल मिलाकर कितना होगा? तो बाय ऑप्शन भी इस सवाल को कर सकते हैं कि क्रय मूल्य का 7% विक्रय मूल्य के 8% के बराबर, सीपी का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर, तो रेशियो इनका 8 और 7 का बनेगा। मैंने कहा 8 और 7 भाई कहां बनना है? 8 और 7 तो बन भी नहीं, ये एक ऑप्शन लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। देखो ध्यान से, 7% सीपी का बराबर है 8% एसपी के, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। एसपी का 7% बराबर है सीपी के 8%। इसका मतलब आंसर हो गया 7 और 8, यही वाला। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी आइडिया नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन और है जिसका 7 और 8 का रेशियो बनना है, ये वाला। दो ऑप्शन ऐसे हैं भाई जिसका 7 और 8 का रेशियो बनना है, बाकी ये तो आंसर हो नहीं सकते, ये तो कंफर्म समझ में आ रहा है।
हम यहाँ से रेशियो बनाएंगे सीपी और एसपी का, तो रेशियो बनेगा 7 और 8 का। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक, या इसमें कुछ उल्टा लिख गया मेरे हिसाब से। एसपी इज RS2 मोर देन 10% ऑफ सीपी, यानी 10% सीपी के 10% से 2 ज्यादा है। तो मैंने कहा एक देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एसपी का 9% जो है वो सीपी के 10% से 2 ज्यादा, ये कहना चाह रहा है कुल मिलाकर। तो हमने कहा अब तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों का रेशियो पता ही है, वैल्यू रख लेते हैं। अगर मैं इसे 7x कह दूं तो ये 8x हो जाएगा, और जब मैं निकालूंगा इसका 9%, भाई 8x का 9% निकालूंगा तो 72x/100 आएगा। और 7 का जब मैं कितना निकालूंगा भाई, 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, तो आपने कहा 70/100 आएगा, x के बराबर +2 है। तो 72 में 70 गया तो कितना हो गया, 2x/100 की वैल्यू आएगी 2 के बराबर। 2 से 2 कट गया, यानी x का मान 100 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा 100 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मैंने कहा 7 का मान 700 हो जाएगा, 8 का मान 800 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर बात करेंगे 16 की। 16 नंबर सवाल कह रहा है 3 कारों की गति का अनुपात 3, 4, 6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का। अगर कभी भी बात करें दूरी समान है, अगर दूरी समान है तो स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के, यानी कि जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो समय का हो जाता है, टाइम का हो जाता है। तो अगर स्पीड का रेशियो 3, 4, 6 है, अगर स्पीड का रेशियो 3, 4, 6, तो आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो 1/3, 1/4, 1/6, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और एलसीएम आएगा, 12 से गुणा करेंगे, 3 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 2 बार, यानी इनको द्वारा लिया गया समय का रेशियो होगा 4, 3, 2, यानी ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 17 की। ये आपको एचसीएफ बताना है इन संख्याओं का, 0.7, 0.35, 1.05 का। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है, और 2024 के कांस्टेबल में कई सवाल ऐसे पूछे गए थे। मैंने कहा कि पॉइंट वाले सवालों में एचसीएफ एचसीएम के केस में हमें दशमलव को बराबर करना चाहिए। हमने कहा यहाँ पॉइंट 1 नंबर बाद है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 भी है, तो सभी को 2 बार करेंगे, तो ये भी 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, हमने कहा ये भी 2 बार हो गया। अब हम पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। हम यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। तो हम जानते हैं हमारे पास एक फ्रैक्शन तैयार हो गया, और फ्रैक्शन में जब हम एचसीएफ लेते हैं तो ऊपर के नंबर का एचसीएफ जो कि 35 आ रहा है, भाई 35 ऐसा नंबर है जिससे तीनों संख्याएं कट रही है, और नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, 2 जीरो हटाएंगे पॉइंट लगेगा, तो आप कहेंगे आंसर आएगा 0.35, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% डिस्काउंट दी जाती है तो 12% अंतिम लाभ प्राप्त होता है। यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है तो x% लाभ अर्जित वांछित है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है कितना होगा। मैंने कहा सवाल अच्छा है, x की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि 40% ज्यादा अंकित है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो आप कहेंगे सर कि एमआरपी है 140। अब वो कह रहा है वस्तु को बेचने में 12% लाभ हो रहा है, यानी कि वस्तु 112 में बिक रही है। तो मुझे बताओ 140 से 112 तक होने में कितने का डिस्काउंट है। आपने का 28 का डिस्काउंट है 140 पर, परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, 0 से 0 कटेगा, 14 दूनी 28, तो आपने का 10 दूनी 20, यानी 20% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है, आपने का 20% का डिस्काउंट है, यानी एक्स की वैल्यू 20 आ गई। तो 2400 रुपए की राशि पर, 2400 रुपए की राशि पर अगर मुझे 20% लाभ चाहिए, यानी 120% में बेचनी पड़ेगी। मैंने कहा परसेंटेज 2 जीरो कटा, 24 गुणे 12 288 होता है। आप कहेंगे सर 2880 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। एक आखिरी सवाल यहाँ पर है, और इस सवाल को मैं हमेशा की तरह आपको होमवर्क देना चाहूंगा। टोटल हमने इससे पहले 18 सवाल किए, एक सवाल जो कि मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। और जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी दोस्त आपके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या रेलवे ग्रुप डी या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला है, उन सभी के लिए हम तैयारी कराते हैं।
और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको आगरा भगवान टॉकीज बीकानेर के अपोजिट में आना पड़ेगा। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।